So hello everyone, I welcome you all to the second lecture of electric charges and field. देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा कूलम्स लॉ, ठीक है, और उसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक है हमारा दैट इज़ मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। उसमें इंडक्शन आपका कट चुका है वैसे, बट स्टिल हम उसे थोड़ा बहुत ऐसे ही बाहर से देख लेंगे, ठीक है। तो ऑडियो कनेक्ट है, हेलो हेलो, ठीक है। चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देन आप इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं। एंड अगर आप जलंधर या फिर नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं देन आप ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं, ठीक है। हमारे मेथड्स ऑफ चार्जिंग से मैंने आपको ये चीज़ बेसिकली थोड़ा क्लियर भी किया था कि हम किसी बॉडी के ऊपर जो है चार्ज लेकर भी आ सकते हैं और उसमें से चार्ज को निकाल भी सकते हैं, ठीक है। हम चार्ज लेकर भी आ सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। अब किसी न्यूट्रल पड़ी हुई बॉडी को, यानी कि जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उस पे चार्ज कैसे लाया जा सकता है। जैसे अगेन मेरा फ़ोन है यहाँ पे, ठीक है, ये न्यूट्रल है, मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर मैं चार्ज कैसे ला सकता हूँ। उसका पहला तरीका है आपका फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब अगर मैं इसके ऊपर जोर जोर से रबिंग कर दूं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ हम करते होते थे छोटे होते, आपको अगर याद हो तो, कि ऐसे सर के ऊपर स्केल रगड़ते थे और उसके बाद उससे ऐसे पेपर खींच लेते थे, ठीक है। तो वो क्या है, चार्ज करना बाय फ्रिक्शन। फिर भाई चार्ज को भेजने का दूसरा तरीका होता है कंडक्शन। कंडक्शन में सिंपल क्या चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मेटल रॉड है, ठीक है, जिसके ऊपर कुछ चार्ज पड़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, इसको मैंने चार्ज करके रखा हुआ है। ये मेटल रॉड है, इसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है। ये एक दूसरी मेटल रॉड है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मैंने क्या किया, इस वाली रॉड को इसके साथ टच करा दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, टच करा दिया। अब टच कराने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, ठीक है, बिल्कुल हुआ, क्योंकि ये रॉड तो चार्ज थी लेकिन इसके ऊपर थोड़ी कोई चार्ज था। तो अब चार्ज क्या होगा, यहाँ से निकल के इस पर भी स्प्रेड हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका हो गया, दैट इज बाय कंडक्शन। तीसरा तरीका होता है बाय इंडक्शन, ठीक है। अब देखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में जो कंडक्शन और इंडक्शन है ना, ठीक है, बच्चे इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि ये सेम है लेकिन सेम नहीं है। याद रखना हमेशा और हमेशा इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कंडक्शन में आप दो चीज़ों को टच कराते हो चार्ज ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना हो तो आप उससे कोई चार्ज बॉडी टच कराते हो। लेकिन जब मैं बात करूंगा इंडक्शन की, इंडक्शन में कोई टचिंग नहीं होती, ठीक है। कंडक्शन में आपको टच करना पड़ता है, लेकिन जब इंडक्शन की बात आए तो उसमें टच नहीं होता। उसमें क्या होता है, खाली एक पोलराइजेशन नाम का मैकेनिज्म होता है। क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, नॉट इन योर कोर्स, तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आपको ये केमिस्ट्री में काम आएगा, इसलिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ। एक चीज़ होती है दैट वी कॉल एज अ डाइपोल, पढ़ेंगे हम, ठीक है। एक डायपोल है, या फिर सिंपल समझो एक ये मेटल की रॉड है। अब क्या हुआ कि इस मेटल की रॉड पे यहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज है टिप पे, ठीक है। ये रॉड है, मैंने टच नहीं कराना, मैंने सिर्फ इसको इसके पास रख दिया, ठीक है, पास रख दिया। अब जब मैंने पास रखा तो क्या हुआ, यहाँ पर इसके सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो इवेंचुअली इसके सरफेस पर क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज एक जगह पे अट्रैक्ट हो गया, यहाँ सारा पॉजिटिव पड़ा है, इस वाले पे सारा नेगेटिव पड़ा है, तो टचिंग हुई नहीं। पर जिस बॉडी, जो बॉडी अपना चार्ज शो करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, उसने क्या कर दिया, अपना चार्ज शो कर दिया। ये होता है भाई पोलराइजेशन का मैकेनिज्म। और पोलराइजेशन जो है वो किसके एग्जांपल है, आपके इंडक्शन की, ठीक है। मतलब हमने टचिंग नहीं की, ठीक है, उसको टच नहीं किया, क्या हो गया, बाहर बाहर से ही चार्ज इंड्यूस कर दिया। जो हम करेक्ट वर्ड टर्म यूज करते हैं दैट इज इंड्यूस करना, ठीक है। चलिए भाई, अब आते हैं एक नए टॉपिक पर, दैट इज कूलम्स लॉ। आपने आज से पहले कूलम्स लॉ कभी नहीं पढ़ा होगा। कूलम्स लॉ बेसिकली क्या है कि आपके दो चार्जेस का एक सिस्टम मैंने आपके सामने बना के रख दिया। ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव है नेगेटिव है वो बात की बात है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझो, ये क्या है, दोनों चार्जेस हैं कूलम के हिसाब से, ठीक है। कूलम का क्या कहना था, कूलम का कहना था कि ये जो आपके दोनों के दोनों चार्जेस हैं ये एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरीके से इंटरैक्ट हो रहे होंगे। यानी कि चाहे अट्रैक्टिव फोर्सेस हो दोनों के बीच में, चाहे दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस हो, लेकिन दोनों के बीच में क्या होगी, इंटरैक्शन तो होकर ही रहेगी,
ठीक है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी होगी। तो देखो Q1 Q2 चार्ज है, R डिस्टेंस दोनों के बीच का सेपरेशन है, ठीक है, ये R डिस्टेंस पे एक दूसरे से अलग बैठे हुए हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगी, चाहे अट्रैक्टिव चाहे रिपल्सिव, वो डिपेंड करता है कि चार्जेस कौन से हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कौन से, ठीक है। ये था मेरा कूलम्स लॉ का मेन आइडिया। अब कूलम्स लॉ की भी आपकी कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, कूलम्स का डायरेक्ट रिजल्ट है। वो रिजल्ट क्या है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो आपको ये E जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना भाई, ये जो E जैसी चीज़ आपको दिख रही है, इसको E नहीं पढ़ना, दिस इज एप्सिलॉन, ठीक है, इसको एप्सिलॉन बोला जाता है। और नीचे क्योंकि ये सर्कल लगा है इसलिए इसे बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट। सब बताता हूँ ये सब चीज़ें क्या क्या हैं, ठीक है। Q1 Q2 तो हम जानते हैं क्या है, ये जो चार्जेस Q1 पड़ा है, चार्ज इधर Q2 पड़ा है, ठीक है, इनको हम Q1 Q2 बोलते हैं। R जो है R स्क्वायर इज बेसिकली ये वाला R, ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, मेन चक्कर है इस चीज़ का। अब ये ध्यान से सुनना, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन को भैया हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सर ये परमिटिविटी क्या होता है बच्चों, परमिटिविटी होता है आपके मटेरियल का या फिर मीडियम का वो प्रॉपर्टी जिसमें हमें पता चलता है कि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सटेंट तक पास हो सकती है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होने की एबिलिटी, ठीक है, इस मीडियम के थ्रू या फिर इस मटेरियल के थ्रू, उसे हम बोलते हैं क्या, परमिटिविटी। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एप्सिलॉन नॉट लिखा है, सो दिस इज योर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस माने वैक्यूम, तो आपको फ्री स्पेस के लिए वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये वैल्यू याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये पूरी टर्म तो देखो कांस्टेंट हो गई, ठीक है, 1/4 पाई भी कांस्टेंट था, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी हमें पता है, तो हमने ना इसको जनरली एक पूरा सॉल्व करके क्या वैल्यू निकाली, 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गया और इसको हमने नाम दे दिया K, दैट इज कूलम्स कांस्टेंट। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, समझ आ गया क्या है, दो चार्जेस हैं, इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी, ऐसा कूलम का कहना था। वो फोर्सेस अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं, रिपल्सिव भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन के चार्जेस कौन से हैं, ठीक है। अब देखो, एक आपको मैं ये भी बता दूं कि आप फोर्स के साथ साइन कौन सा लगा है वो देख के बता सकते हो कि फोर्स का नेचर कौन सा है, ठीक है। मैं कहता हूं अगर फोर्स के साथ पॉजिटिव साइन लगा है, ठीक है, अगर फोर्स का वैल्यू, इस फोर्स का वैल्यू, ये वाली फोर्स का पॉजिटिव आए, इसका मतलब यहां पर हुई है रिपल्शन, ठीक है, और अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आए दैट मीन्स यहाँ पर हुई है अट्रैक्शन। बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है, मैथमेटिकल थोड़ा सा इसमें आएगा पोर्शन, वो ध्यान से समझना, कोई बहुत बड़ा वाला मैथमेटिकल पोर्शन नहीं, छोटा वाला, कि माइनस माइनस कट जाते हैं, ठीक है, प्लस 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 होता है, ये सब तो आप पढ़ चुके हो छोटे होते। तो देखो, मैं कहता हूँ कि अगर मेरा Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो मेरा F का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आया यानी कि होनी का चाहिए रिपल्शन, और होती भी क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव में, रिपल्शन ही तो होती है। ऐसे अगर मैं बोलूँ ये दोनों Q1 Q2 नेगेटिव हैं, ठीक है, Q1 भी नेगेटिव Q2 भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और अगेन सिमिलर चार्जेस हैं, वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो रिपल्शन हुई। लेकिन अगर मैं कहता हूँ Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, ठीक है, Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, तो क्या होगा, मेरी वैल्यू जो F की है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, है ना, और नेगेटिव वैल्यू पे क्या होता है, अट्रैक्शन होती है। और इतनी बेसिक चीज़ तो हमें पता है सर कि जब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को साथ में रखोगे तो वो अट्रैक्ट ही तो करेंगे। तो यानी कि ये चीज़ हम देख के बता सकते हैं, ठीक है, हम सिर्फ साइन देख के बता सकते हैं कि चार्जेस अट्रैक्ट हो रहे हैं या रिपेल हो रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब भाई अगली बात हमारी आती है कि व्हाट इज़ अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, मैं वैसे ही कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है, पॉइंट चार्ज की कोई डेफिनेशन ऐसे खास रखी नहीं हुई, बट क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए मुझे नोट्स में ऐड करनी पड़ी है। देखो पॉइंट चार्ज का सिंपल सा मतलब समझो, बहुत बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट चार्ज समझ लेते हैं कि जो चार्ज छोटा है उसे पॉइंट चार्ज बोल दिया, ठीक है, नहीं, ठीक है, मतलब क्या होता है एक पॉइंट चार्ज का, कि जब आपके चार्ज का साइज उनकी सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत कम हो तब हम उन चार्जेस को पॉइंट चार्जेस बोलते हैं। मैंने आपके सामने ये एक डायग्राम बना के रखा है, देखो इस फिगर को ध्यान से नोटिस करना, इसमें मैंने क्या इतना इतना चार्ज बनाया है, ठीक है, चार्ज का साइज छोटा है, लेकिन
चार्ज के साइज के कंपैरिजन में उनके बीच का सेपरेशन देखो बहुत बड़ा है। ठीक है, इसका एक बहुत वो बेसिक एग्जांपल हमारे टाइम पे दिया गया था कि आप तारों को देखो यहाँ से ज़मीन से। ठीक है, एक और मतलब अब तो काफ़ी फेमस हो गई है एग्जांपल। ठीक है, जब हम पढ़ते होते थे स्कूल में हमारे टीचर ने हमें दी थी कि जब आप ज़मीन से तारों को देखते हो, ठीक है, ऊपर से स्टार्स को देखते हो, तो तारों को देखने पर हमें लगता तो है कि बहुत छोटे छोटे ऐसे बिंदी बिंदी जैसे हैं। ठीक है, पर क्या वो बिंदी है? नहीं, साइज तो उनका बहुत बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब कि उनका जो साइज है, ठीक है, वो क्या है, उनकी सेपरेशन से क्या है, बहुत कम है। इसलिए क्या बोलते हैं हम इन्हें? पॉइंट चार्जेस बोलते हैं। यानी कि साइज छोटा नहीं है, बस इनके बीच का सेपरेशन बहुत ज़्यादा है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पॉइंट charges. So when the when the size of the charged body are much smaller than the distance between them, these charged bodies are called point charges. ठीक है, अब कुछ भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम कूलम फोर्सेस के बारे में। ठीक है, हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, उसमें जो हमारी फोर्स ये F निकल रही थी, इसके कुछ खास पॉइंट्स हैं, अब हम उसे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहला होता है कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। ऑब्वियसली हमें फॉर्मूला देख के भी पता लग गया था। ठीक है, कुछ बच्चों ने देख भी लिया होगा, ये पहले नोटिस कर लिया होगा कि इसमें आर स्क्वायर इन्वर्स पे है। ठीक है, सो दिस फॉलोज इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। माने आप दोनों के बीच का क्या करोगे, रेडियस बढ़ा दोगे। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ा दोगे दोनों चार्जेस के बीच का, तो फोर्स घटती जाएगी। दूसरी बात होती है भाई हमारी कि कूलम फोर्सेस जो होती हैं दे आर सेंट्रल फोर्सेस। अब ये चीज़ आपके लिए थोड़ी नई है, ध्यान से समझना। मान लीजिए ये एक सिस्टम है। ठीक है, मान लीजिए ये एक सिस्टम है, यहाँ पर कैप वाली साइड पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, यहाँ पर ये सफ़ेद वाली साइड पे मैंने नेगेटिव चार्ज रख दिया। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, कुछ बीच में इंटरेक्शन होगी, है ना, कुछ क्या होगी बीच में इंटरेक्शन होगी। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो समझने वाली बात क्या है बच्चों, चाहे अट्रैक्शन हो, ठीक है, चाहे अट्रैक्शन हो या चाहे रिपल्शन हो, ठीक है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, दोनों ही केसेस में जो कूलम फोर्स लग रही है इन पे, वो एक ही लाइन के अलोंग लग रही है। ठीक है, एक ही लाइन के अलोंग लग रही है, इधर उधर नहीं जा रहे। ठीक है, एक ही लाइन के अलोंग लगी, और मज़े की बात, ये वही लाइन है जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है। इसीलिए हम बोलते हैं कि कूलम फोर्स क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लगती है इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। ठीक है, यहाँ पर आपको फिगर में ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। उसके बाद भाई जो दोनों चार्जेस होते हैं वो न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करते हैं। दैट मीन्स वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एग्जर्ट करते हैं एक दूसरे पर। ठीक है, आप ये चीज़ यहाँ पर देख भी सकते हैं। चलिए, उसके बाद भाई बात आती है हमारी कि कूलम फोर्स जो होती है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आपको थोड़े से ना आपकी बेसिक्स अगर मैं कहूँ कि स्ट्रॉन्ग है, फिर आपको कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब पता होगा। अगर आपके बेसिक्स नहीं है, ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल सा एक चीज़ समझाता हूँ। मान लीजिए वही सिस्टम है मेरे पास, ठीक है, वही एक सिस्टम है पॉजिटिव चार्ज वाला। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, जो भी आपको इमेजिन करना है। सिंपल सी बात है, अगर इस सिस्टम में कोई कूलम फोर्स लग रही है, ठीक है, अगर इस सिस्टम में क्या है, कोई कूलम फोर्स लग रही है, तो उस कूलम फोर्स के अगेंस्ट में होने वाला वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, उस कूलम फोर्स के अगेंस्ट लगने वाला वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। मतलब वो वर्क डन आपका इनिशियल ये फाइनल ये, ठीक है, कुछ भी आपका जो वर्क डन है वो चाहे ऐसे 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 होके जाए, चाहे सीधा जाए, ठीक है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में क्या होता है, जो भी वर्क डन होता है अगेंस्ट द फोर्स दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पाथ। क्लियर हो गया, ये कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बेसिक्स नहीं है, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चे कह लो कि भटक जाते हैं, ठीक है, या फिर हर चीज़ को कैप्चर करके नहीं रख पाते। ठीक है, तो आप सिंपल याद रखिए कि जब वर्क डन डिपेंड ना करे पाथ पे वो कंजर्वेटिव है, और जब ना मतलब डिपेंड करे तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो गई। चलिए भी उसके बाद बात आती है कि कूलम फोर्स डिपेंड करती है मीडियम पे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, ये तुम थोड़ा ध्यान से कान लगा के सुनना अगेन।
ठीक है, सिस्टम है। मैं कहता हूँ जब मैंने सिस्टम को भी हवा में रखा हुआ है, ठीक है, लेट्स से ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज वाला सिस्टम है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन होगी, बिल्कुल होगी। अगर चार्जेस का वैल्यू सेम है तो ये जो रिपल्शन का वैल्यू है, ठीक है, ये जो फोर्स है रिपल्शन की, वो इस फोर्स के बराबर होगी, है ना। ये चार्ज इसको इधर धकेलेगा और ये चार्ज इसको इधर धकेलेगा, तो इस फोर्स का वैल्यू और इस फोर्स का वैल्यू एक दूसरे के क्या होगा, बराबर रहेगा, है ना। तो मैंने इसको एफ एफ से लिख दिया। लेकिन जब मैं इसी पूरे के पूरे सिस्टम को उठा के पानी में डुबा दूं, ठीक है, पानी में रख दूं, मैंने इस सिस्टम को जब पानी में रखा तो पानी में रखने पे क्या होता है, ये फोर्स क्या हो जाती है, दिस फोर्स इज नाउ एफ अपॉन 80, ठीक है, मतलब फोर्स का 80वां हिस्सा हमें देखने को मिलता है, ठीक है, फोर्स का 80th पार्ट हमको देखने को मिलता है, क्या, एज अ न्यू फोर्स। तो ये जो एफ डैश बना हुआ है, ठीक है, एफ प्राइम है। अब देखो मेरे सिस्टम में तो नहीं कुछ चेंज किया ना, चार्जेस वही, ठीक है, डिस्टेंस वही, सिर्फ क्या चेंज कर दिया, बाहर का मीडियम, पहले हवा थी, अब पानी आ गया, जैसे ही पानी मीडियम बना तो ये फोर्स क्या हो गई, घट के कितने हो गई, एफ बाय 80, यानी कि ओरिजिनल फोर्स का 80th पार्ट। क्लियर हो गया। चलिए भाई, फिर आती है बात हमारी कूलम फोर्सेस आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, आज का लास्ट चीज़ भी हमारा यही है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, बहुत बढ़िया चीज़ है। कूलम फोर्सेस लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं, ठीक है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये वैलिड होती हैं, मैक्सिमम जो जहाँ तक ये जा सकती हैं, ठीक है, दैट इज 10 टू द पावर 18 मीटर्स, ठीक है, 10 टू द पावर 18 मीटर्स, मतलब अगर मैं एक चार्ज यहाँ रखूँ अपने हाथ में और एक चार्ज 10 टू द पावर 18 मीटर दूर रखूँ अपने से, तो भी इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरैक्शन चल रही होगी, ठीक है, रिपल्शन, अट्रैक्शन, कुछ भी, ठीक है, दोनों में से कोई एक चल रही होगी, ठीक है। तो मतलब सोच लो कूलम फोर्सेस दे आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, और जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, मतलब जिसके नीचे कूलम फोर्स काम नहीं करती, वो वैल्यू है आपकी 10 टू द पावर -15 मीटर। अब इसकी एक अलग कहानी है, 10 टू द पावर -15 मीटर को ना हम 1 फर्मी बोलते हैं, ठीक है। इतना खास क्यों है, क्योंकि ये एक एटम के न्यूक्लियाई का साइज है, ठीक है, एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, ये उसका साइज है, ठीक है, और एटम के कंपैरिजन में उसका न्यूक्लियस भी बहुत छोटा होता है। तो मतलब न्यूक्लियस के साइज की जो हमारी कह लो कि डिस्टेंस है जब दोनों चार्जेस के बीच में, तब कूलम फोर्सेस काम नहीं करती। रीजन इज कि न्यूक्लियस के अंदर अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस ही बहुत होती हैं, ठीक है, तो वहां पर न्यूक्लियर फोर्सेस का ज़्यादा दबदबा है, इसीलिए कूलम फोर्सेस वहां पर काम नहीं करती, ठीक है। तो कभी कभार आपसे क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रिक करके पूछ लिया जाता है कि क्यों एक न्यूक्लियस के अंदर कूलम फोर्सेस काम नहीं करती। रीजन इज दिस, ठीक है, कि जब आप न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, 10 टू द पावर -15 मीटर से कम के डिस्टेंस पर चले जाते हैं, दोनों चार्जेस को रखते हैं उस डिस्टेंस पर, ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस पर, तो वहां पर क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्सेस का दबदबा ज़्यादा हो जाता है, न्यूक्लियर फोर्सेस दे डोमिनेट, ठीक है, ओवर आपका कूलम्स फोर्सेस, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगी। तो यहाँ पर भाई हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब कल हम पढ़ेंगे हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं।